Hello students, good morning. So today I will discuss transportation in human अर्थात मानव में वाहन। So students, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मानव में वाहन के बारे में यानी कि परिवहन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको रुधिर पढ़ाया, ब्लड पढ़ाया क्या होता है, और उसमें परिसंचरण तंत्र के टाइप्स पढ़ाए थे कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार से होते हैं। ठीक, तो उसमें मैंने आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था और एक बताया था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक हार्ट। वो क्या है हमारा टॉपिक? हार्ट है, यानी कि हृदय। क्या है? हृदय। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग हृदय के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हृदय के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में हार्ट का क्या कार्य है, इसका फंक्शन क्या क्या है, इसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसका यूजेज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें यानी कि हार्ट की, पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि पहले हम जानते हैं कि इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है, प्रकृति ने यानी कि नेचर ने इसे हमारे शरीर में किस लिए डेवलप किया है, इसका कार्य क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाहन। और वाहन का मतलब क्या होता है मैंने आपको ये अच्छी तरीके से इसके पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप लोग नहीं देखें वो वीडियो तो पहले आप उसे देखिए जाके, इसके पहले का वीडियो, तब फिर आप इसे देखिए। ठीक है, तो वाहन में मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होना, पहुंचना क्या कहलाता है? वाहन कहलाता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, तो मान लीजिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोग डाइजेशन पढ़े, ठीक है, रिस्पायरेशन पढ़े, रिस्पायरेशन यानी कि पाचन, श्वसन, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइजेशन में जो भी हमारा भोज्य पदार्थ डाइजेस्ट हुआ था, फूड मटेरियल डाइजेस्ट हुआ था, उससे जो आवश्यक मिनरल्स थे वो एकत्रित कर लिए गए, उनका एब्जॉर्प्शन किया गया यानी अवशोषण किया गया। ठीक है, और रिस्पायरेशन में एब्जॉर्प्शन किया गया, मान लीजिए हमने ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किया, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किया, कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन किया, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन किया, वसा का यानी कि फ़ैट का एब्जॉर्प्शन किया, इन सब सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कर लिया, इनका अवशोषण कर लिया, एकत्रित कर लिया। उसके बाद ये किससे था? डाइजेशन से। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हमें? डाइजेशन से। उसके बाद रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि रिस्पायरेशन में भी जो हम लोग, रिस्पायरेशन मतलब ये भी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मान लीजिए जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन हम लोगों ने ग्रहण किया है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने छोड़ा है, ये आती कहाँ से है? ठीक, तो इन सब चीज़ों के लिए ही हमारे शरीर में एक सिस्टम डेवलप्ड हुआ। इन सारी चीज़ों
के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम डेवलप्ड हुआ। जैसे मान लीजिए कि हमने इनका एब्जॉर्प्शन तो कर लिया है सारी चीज़ों का, ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट का, विटामिन्स का, सारी चीज़ों का हमने एब्जॉर्प्शन तो कर लिया, बट इन्हें एक जगह एकत्रित करके हम नहीं रख सकते हैं। इन्हें हमारे बॉडी में जहाँ पर भी आवश्यकता होगी वहाँ इन्हें जाना ही होगा। तो ये कैसे जाएंगे? ऑक्सीजन हमने श्वास के द्वारा लिया, ये फेफड़े तक आई, उसके बाद कैसे जाएगी ये हमारी पूरी शरीर की एक एक कोशिका तक कैसे पहुँचेगी? कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकीय श्वसन के बाद उसमें से रिलीज होती है, तो ये कैसे लंग्स तक पहुंचती है? इन सब सारी चीज़ों के लिए ही हमारे शरीर में एक सिस्टम डेवलप्ड हुआ जिसे हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, अब इसे कुछ और टर्म से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक हमारा घर है, ये एक हमारा क्या है? घर है। अब इस घर में हमें पूरे घर में क्या करना है? पानी यानी पाइपलाइन बिछाना है। तो आप पूरे घर में क्या करेंगे? पाइपलाइन बिछाएंगे। पूरे घर में पाइपलाइन बिछाएंगे, यहाँ से इस तरह से, 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 यहाँ पूरा क्या करेंगे? पाइपलाइन बिछाएंगे पूरे घर में। अब इस पाइपलाइन, आपने पाइपलाइन तो बिछा दिए, इसके पाइप में से क्या इसमें प्रवाहित होगा? इसमें क्या फ्लो होगा? यानी कि वाटर फ्लो क्या होगा इसमें? यानी कि वाटर H2O आपका फ्लो होगा। अब देखिए पूरे घर में आपके पानी जाने के लिए कुछ इसमें मशीनरी भी होनी चाहिए, मशीनरी भी होनी चाहिए। यानी कि पानी या तो आप इसे बोरिंग से लाएंगे या फिर आप कोई एक टंकी बनाएंगे। कहाँ पे? छत के ऊपर एक टंकी बनाएंगे आप छत के ऊपर कि ये भाई टंकी है, हमने इसमें पानी भर दिया। अब इस टंकी से पानी कहाँ जाएगा? पूरे घर में जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम लोग इसे थोड़ा से टंकी को जो है थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक, तो हम लोग टंकी यहाँ बनाते हैं थोड़ा। देखिए ये आपकी यहाँ पे सॉरी ये हमारा, मान लीजिए इसे हम समझते हैं कुछ इस प्रकार से कि ये आपका एक घर है, इस पे एक टंकी लगी है, हाँ, और पूरे घर में आप पाइपलाइन बिछा चुके हैं। ये आपका इसमें पाइप में क्या बहेगा? पानी। अब टंकी भी बनी है, आपका पाइप भी बिछा है। अब इस पानी को टंकी में ले जाने के लिए या टंकी से पानी को पूरे घर में पहुंचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? मोटर की। किसकी आवश्यकता होगी हमें? एक मोटर की। हम लोग एक मोटर की हमें ज़रूरत होगी, एक मोटर की ज़रूरत होगी। जब ये मोटर हम लोग चलाएंगे तो पानी टंकी से पूरे घर में प्रवाहित होगा, पूरे घर में प्रवाहित होगा। तो इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे कि हमारे शरीर में जो हमारा हार्ट होता है ये एक मोटर की तरह कार्य करता है, एक पंप की तरह कार्य करता है। यानी कि और जो पाइपलाइन बिछी हैं उन्हें हम इसी में पढ़ेंगे, वेजल्स हैं। और जो हमारा पाइपलाइंस में जो बह रहा है वो क्या है? ब्लड है। यहाँ पे क्या वाटर है, वहाँ पे क्या है? ब्लड है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में हार्ट का कार्य क्या है? पंपिंग का, कि पूरे शरीर में रुधिर को पंप करता है। कौन? हमारा हार्ट। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें इसके बारे में हैं। अब अगर हम लोग इसके बारे में और बात करें
कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम लोग, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम लोग कि इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या है। तो देखिए ये आपके बुक से ही लिया गया है, ठीक है, आपके बुक से ही इसका स्ट्रक्चर ये लिया गया है। इसमें देखेंगे कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक, पहले इसके बारे में, पार्ट के बारे में। अब आप लोगों को ये समझ में आया कि पंप का कार्य क्या है हमारे शरीर में, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है, देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे दिया गया है शरीर के निचले भाग से महाशिरा, शरीर के निचले भाग से महाशिरा। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा हृदय होता है वो बाईं तरफ यानी बाएं लंग्स के, जो हमारा बायां लंग्स होता है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे यानी कि साइड में, दोनों लंग्स के बीच में बाईं तरफ थोड़ा लटका हुआ होता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके चेस्ट से नीचे जस्ट है, तो बीच में है आधा शरीर नीचे आधा शरीर ऊपर। तो शरीर के निचले भाग से यानी कि जहाँ पे आपका हार्ट है उसके नीचे भाग के लिए भी कुछ ज़रूरी होगा। ये यहाँ पे दिया है, इसे बोलते हैं हम लोग, जैसे बोलते हैं हम लोग इसे निम्न महाशिरा। क्या बोलते हैं इसे? निम्न महाशिरा बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या है? उच्च महाशिरा है, उच्च महाशिरा है। ठीक है, ये क्या है? आपकी महाधमनी है। ये क्या है? दायां निलय, दायां आलिंद। ये क्या है? विभाजिका है। ठीक है, ये विभाजिका है। और अब इधर अगर हम लोग बात करें, ये क्या है? बायां आलिंद। ये फुफ्फुस शिराएँ और फुफ्फुस धमनियाँ हैं। अब अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, इनके पार्ट्स के बारे में बात करें कि किसका क्या कार्य है, तो देखिए कि जो शरीर के निचले भाग से महाशिरा आता है वो हमारे शरीर से, जो भी हमारे शरीर के निचले भागों से जो ब्लड आता है उसे यह ले आता है कहाँ पे? देखिए यहाँ पे दिया भी गया, ले आएगा कहाँ पे? दायां आलिंद में। कहाँ पे लाएगा? दायां आलिंद में। इसे इरेज करके फिर से हम लोग देखते हैं कि इसे लाता है कहाँ पे? दायां आलिंद में। कहाँ पे लाएगा? दाएं आलिंद में। निचले भाग से जितना भी ब्लड आता है ये कहाँ पे लाएगा? इसे दायां आलिंद में लाकर छोड़ेगा। अब शरीर के ऊपरी भाग से, हमारे शरीर के ऊपरी भाग से जो ब्लड आता है वो आता है ऊपरी महाशिरा से, उच्च महाशिरा से। ये भी आके कहाँ पे ओपन होता है? दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो, जो ह्यूमन हार्ट होता है, जैसे हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा जो हृदय होता है चार कोष्ठ की होता है, यानी फोर्थ चैम्बर का होता है। यानी कि चार कोष्ठक में क्या क्या होंगे? दो आलिंद, दो निलय। दायां आलिंद तथा दायां निलय के बीच में एक कपाट होता है जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये कपाट जो है इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनीय कपाट। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के बीच में भी इसी प्रकार से एक वाल्व होता है जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। सॉरी, ये ट्राइकस्पिड होता है, त्रिवलनीय कपाट होता है, और ये बाइकस्पिड वाल्व होता है, द्विवलनीय कपाट होता है। ये ट्राइकस्पिड होता है और ये बाइकस्पिड होता है। ठीक, अगर हम अब इसमें बात करें कि रुधिर की, हार्ट के स्ट्रक्चर की ओर, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें, किसका क्या कार्य है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा एक हार्ट है जो कि मैंने ड्राइव किया है इसे, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे कि आपको इसमें, मैंने इसलिए इसमें समझा रहा हूँ मैं कि आप लोगों को इसमें अधिक समझ में आएगा। ठीक, तो आप लोग देखिए इसमें
ये जो हमारा है, ये पार्ट है, पहले इसमें समझ लीजिए। ये जो हमारा पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना कॉवा। इन्फीरियर वेना कॉवा मतलब क्या है, निम्न महाशिरा। ये पार्ट हमारा क्या है, निम्न महाशिरा। देखिए ये जो पार्ट हमारा है ये निम्न महाशिरा है, और ये हमारा जो पार्ट है ये क्या है, उच्च महाशिरा है। ये हमारा उच्च महाशिरा है। तो जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कह सकते हैं इसको ऑक्सीजनित रुधिर भी कहते हैं और विऑक्सीजनित रुधिर कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी कि कह सकते हैं आप लोग इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, या आप कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो जब हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, जब हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, तो देखिए वो किसके द्वारा आता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड जो रुधिर हमारे शरीर से निचले भाग से आता है वो आता है हमारे निम्न महाशिरा से। ठीक है, वो किसके द्वारा आता है, निम्न महाशिरा से। और जो ऊपर से आता है वो आता है उच्च महाशिरा से। उच्च महाशिरा और निम्न महाशिरा दोनों मिल करके खुलते हैं हमारे कहाँ पे, दाएं आलिंद में। ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम, या कह सकते हैं आर्किल भी आप कह सकते हैं। राइट एट्रियम है, और ये क्या है हमारा, राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक। तो जैसे ही ब्लड इसमें पहुंचता है, और ये क्या होता है, ब्लड इसमें पहुंचेगा, जब इसमें ब्लड भर जाता है तो क्या होगा, इसका शिथिलन होगा। ठीक है। जब दायां आलिंद शिथिलन होता है, यानी फैल जाता है, तब इसमें शरीर के विभिन्न भागों से भी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। मान लीजिए ये क्या होगा, फैलेगा, यानी कि ये फैलेगा तो निम्न महाशिरा और उच्च महाशिरा से जो विऑक्सीजनित रुधिर है इसमें आ जाता है। और जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, जैसे ही दायां अलिंद हमारा क्या होता है, संकुचित होता है, तो दायां निलय फैल जाता है। ये दायां निलय हमारा क्या होता है, फैल जाता है। और जब दायां निलय फैलेगा तो दाएं आलिंद से ये ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा रुधिर हमारा पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दाएं निलय में। ठीक, दायां निलय में पहुंचता है। अब इसी प्रकार से अपनी बारी पर दाएं निलय के संकुचन से विऑक्सीजनित रुधिर जो होता है वो ऑक्सीजन के लिए, जो विऑक्सीजनित रुधिर होता है वो ऑक्सीजन के लिए, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिल जाए इसके लिए वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ से हो करके ये हो करके कहाँ जाएगा, फुफ्फुस में जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स। कहाँ पे जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। देखिए ये हमारा जो फुफ्फुस धमनी जिसे हम बोलते हैं, फुफ्फुस महाधमनी बोलते हैं, उसके द्वारा कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। उसी के द्वारा कहाँ पे जाएगा, इस यहाँ से होते हुए सीधा कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, यानी हमारे फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में रुधिर क्यों जाता है, वह रुधिर यानी कह सकते हैं आपकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए रुधिर में जाता है, यानी ऑक्सीजनीकरण के लिए रुधिर हमारा हमारे लंग्स में जाता है। अब यहाँ पर जो अब देखिए
ये महाधमनी है, फुफ्फुस महाधमनी है। एक फुफ्फुस महाधमनी बाईं ओर की ओर गई है और एक फुफ्फुस धमनी यानी कि ये बाईं ओर की ओर है, ये दाईं ओर की है। ये दाएं फेफड़े में जाएगी और ये बाएं फेफड़े में जाएगी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर हार्ट के स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ कि ताकि समझ में आ जाए। तो ब्लड अब वहाँ पे जाएगा कहाँ, लंग्स में यानी फेफड़ों में, और वहाँ से हो करके जैसे वहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलते ही ब्लड हमारा जो होता है बाएं फुफ्फुसी सिरा से बाएं ओर आएगा। यानी मान लीजिए क्या है, बाएं फुफ्फुसी सिरा से बाईं ओर आएगा। इसमें भी देखिए आपको सिरा में, फुफ्फुसी सिरा में दो चीज़ें आपको मिलेगी, जो दो लंग्स हैं, एक बाईं लंग्स की ओर से आएगा और एक दाईं ओर से आएगा। तो दोनों ये नाम एक है, बस आपको दायां बायां याद रखना। ठीक है, तो फुफ्फुस सिरा जो होता है उसके द्वारा ब्लड हमारा कहाँ पे आएगा, हमारे बाएं आलिंद में आएगा। इसके द्वारा भी ब्लड आएगा हमारे, यानी कि ये फुफ्फुस सिरा है, इसके द्वारा भी ब्लड आएगा, और ये फुफ्फुस सिरा है, इसके द्वारा भी ब्लड यहाँ से आ करके यहाँ हमारा मिलेगा इसमें से। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फुफ्फुस महाधमनी के द्वारा ब्लड फेफड़ों में गया और फुफ्फुस सिराओं के द्वारा हमारे हार्ट में फिर से आया। अब यहाँ से हार्ट में यानी कि बाएं आलिंद में आता है, और बाएं आलिंद जब फैलता है तब इसमें ब्लड आता है, और जब इसका संकुचन होता है, यानी कि आप लोग डायस्टोल और सिस्टोल सुने होंगे, हाँ, यानी कि शिथिलन और संकुचन जो होता है उसके बारे हम लोग बात करेंगे, डायस्टोल और सिस्टोल। तो डायस्टोल का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मतलब क्या होता है कि ये फैलते हैं। डायस्टोल का अगर आप बात की जाए कहीं पे किसी चीज़ की, तो वो सोचना वो क्या है, फैल रहा है। और सिस्टोल का मतलब क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। सिस्टोल का मतलब सिकुड़ रहा है। तो जब हमारे बाएं आलिंद का, जो हमारा बायां आलिंद होता है, इसका डायस्टोल होता है तो ब्लड इसमें आ जाता है, और जब इसका सिस्टोल होता है तो ब्लड इससे निकलता है, किसके द्वारा, एक यहाँ पे द्विवल्नी कपाट लगा हुआ है, बाइकस्पिड वाल्व है। ये क्या है, बाइकस्पिड वाल्व है। बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है और हमारा जो ब्लड है वो आता है हमारे बाएं नीले में। वो कहाँ पे आता है, हमारे यहाँ पर ब्लड हो करके यहाँ पे भर जाता है बाएं नीले में। अब यहाँ पर ब्लड जैसे ही भरेगा फिर बाएं नीले का सिस्टोल होगा, और जो ये हमारा रुधिर है ये हृदय से हो करके फुफ्फुसी महाधमनी के द्वारा हो करके, ये फुफ्फुसी महाधमनी के द्वारा हो करके पूरे शरीर में जाता है। सॉरी, फुफ्फुसी महाधमनी के द्वारा नहीं, ये यहाँ से निकलता है फुफ्फुसी महाधमनी के द्वारा, तो रुधिर हमारा हमारे लंग्स में जाता है, यानी कि फेफड़ों में जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हृदय का कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हृदय के बारे में दी गई हैं। हम लोग इसमें देखिए कि इसको भी थोड़ा सा, बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फिर से। जो हमारा हार्ट होता है वो कौन सी मसल्स का बना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्डियक मसल्स का बना होता है। कार्डियक मसल्स का बना होता है। और इसमें देखेंगे अगर हम लोग वाल्व, इनकी वाल की बात करें, इसमें लेयर किसी, जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसे एपिकार्डियम बोलते हैं। फिर उसके बीच की लेयर जो होती है उसे मायोकार्डियम बोलते हैं। देखिए, सबसे ऊपरी परत को हम लोग एपिकार्डियम, सब उसके बाद बीच की परत को मायोकार्डियम, और सबसे आंतरिक परत को इंडोकार्डियम कहते हैं। इंडोकार्डियम कहते हैं। तो अब इसमें से अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। और यहाँ पर देखिए विभाजिका है, एक विभाजिका है, यहाँ से विभाजित हुआ है। सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर में क्यों बटा होता है, इसका क्या फंक्शन है कि ये 4 भागों में बटा है, यानी 4 चैम्बर इसके, 4 कोष्ठक हैं इसके। तो आपका आंसर ये होगा कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, यानी ह्यूमन का, मानव का हृदय होता है, वो 4
चैम्बर में इसलिए बटा होता है कि जो हमारा शुद्ध रुधिर होता है वो अशुद्ध रुधिर से ना मिक्स हो, यानी कि दोनों मिक्स ना हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से अलग रहें, इसलिए ये फोर्थ चैम्बर का होता है। ठीक। और सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, आप लोग देखिए कि इसके बारे में सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से इसका रिवीजन कीजिए। हार्ट के सारे पार्ट कौन कहाँ पे है, कहाँ पे रुधिर जाता है, कहाँ पे रुधिर नहीं जाता है। अब हम इसके अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेजल्स, यानी रुधिर वाहिकाएँ क्या क्या हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो अगर हम लोग इसमें अगर आप लोग और भी हृदय के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।